जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सोमवार 12 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2079 पुण्याक अंक। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभात। उम्मीद है सभी खुश होंगे, सजग होंगे अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल सजग होंगे। चलिए हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष भारी बहुमत से जीतेगा, देश में दावा, ऐसा दावा किया गया। देश में विपक्ष की एकजुटता को और विस्तार देंगे नीतीश, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में रविवार को जदयू के खुला अधिवेशन को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोई थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। हम मिलकर लड़ने वाले लोग, अगले चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा, ऐसा उनका दावा है। क्या कुछ होगा चलिए अपडेट में देता रहूँगा। शॉर्टकट की राजनीति से देश का कभी विकास नहीं हो सकता, मोदी। 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और उद्घाटन किया। 10 जिलों को आपस में जोड़ेगा नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे। 10 जिलों को जोड़ेगा नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे। नागपुर में रविवार को समृद्धि एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के साथ कलाकारों के साथ ढोल बजाया। सॉरी टू से दिस, कोलकाता नहीं है, कलाकार है फ्रेंड्स। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि शॉर्टकट राजनीति से देश का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। सक्सेस में भी शॉर्टकट्स बिल्कुल ना अपनाएं, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, रिकवरी भी शायद ना हो। कुछ राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ऐसे नेताओं और दलों को बेनकाब करना चाहिए। नागपुर में 75,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झूठे वादों की जगह नेता विकास पर ध्यान दे तो वह बार बार चुनाव जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे करदाताओं का पैसा लूटने और झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर शहर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। ट्रेन 5.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने नागपुर में रविवार को मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। महागठबंधन में समन्वय से 2 सीटों पर सिमटेगी भाजपा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है। राजद जदयू बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में राजद जदयू की जिम्मेदारी है कि वह शेष 5 दल को उचित सम्मान और भागीदारी दें। महागठबंधन में समन्वय रहा तो वर्ष 2024 के लोस चुनाव में भाजपा बिहार में 1-2 सीटों पर सिमट जाएगी। श्री सिंह रविवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहा कि कांग्रेस की सीट कभी राजद तो कभी जदयू लड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो। हम सभी को कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। यह जब तक नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की नीति और कार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है। नीतियों और उनके बारे में कार्यकर्ताओं का सहयोग, विचारधाराओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है। बापू सभागार में नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह हुआ। इससे पहले पटना एयरपोर्ट से पार्टी नेताओं और समर्थकों का काफिला बापू सभागार पहुंचा। समारोह की अध्यक्षता निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने की। मौके पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास आदि ने अपनी बातें रखी। सुल्ली डील्स मामले में मुख्य आरोपी पर मुकदमा चलेगा।
सुल्ली डील्स ऐप मामले में मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर पर केस चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देख लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी, वीके सक्सेना ने रविवार को इसकी मंजूरी दे दी। ऐप पर कोई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर नीलामी के लिए बिना उनकी सहमति से डाली गई थी। सूत्रों ने बताया कि ओंकारेश्वर ठाकुर पर सीआरपीसी की धारा 196 के तहत केस चलेगा। यह धारा सरकार के खिलाफ अपराधों और ऐसे जुर्म करने के लिए आपराधिक साजिश का केस चलाने के संबंध में है। पुलिस को इस धारा में आरोपी को अभियोजित करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत थी। उपराज्यपाल का मानना है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी गई है। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले आईटीआई संस्थानों की मान्यता रद्द होगी। निजी आईटीआई की होगी जांच। बिना बुनियादी सुविधाओं वाले आईटीआई की भरमार, संघ ने जताई आपत्ति। 15 दिसंबर तक राज्य के प्राइवेट आईटीआई से मांगी गई जानकारी। हर जिले में आईटीआई की जांच करेगी श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम जल्द राज्य में 1200 से अधिक निजी आईटीआई संस्थानों का निरीक्षण करेगी। जांच में जो आईटीआई मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उनकी मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा है। समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाएगी। बुनियादी सुविधाओं के बगैर चल रहे आईटीआई की संबद्धता समाप्त करने का अधिकार पहले राज्य सरकार को नहीं था। इस साल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वह निरीक्षण करें और अगर मानक के अनुसार आईटीआई खरा नहीं उतरे तो उसकी संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा करें। इसके लिए विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित है। इस समिति द्वारा भेजी गई अनुशंसा को ही केंद्र सरकार स्वीकार कर लेगी और आईटीआई की संबद्धता समाप्त हो जाएगी। सभी निजी आईटीआई की जांच करने का निर्णय लिया है। इस बाबत विभाग के निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। निरीक्षण से पहले आईटीआई संचालकों से जानकारी मांगी गई है। 15 दिसंबर तक संचालकों को अपने संस्थान के बारे में पूरी जानकारी भरकर गूगल फॉर्म पर दे देनी है। संचालकों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर ही विभाग के अधिकारी उनकी सत्यता जांच करेंगे। 104 तरह की जानकारी मांगी गई है। विभाग ने संचालकों से कुल 104 तरह की जानकारी गूगल फॉर्म पर मांगी है। कुछ एक आईटीआई संचालकों ने संस्थान खोलने का पता कुछ दिया है और आईटीआई कहीं और खोल रखा है, इसलिए उनके नाम पता तक की ब्यौरा मांगा गया। कुछ आईटीआई ने पर्याप्त जमीन भी नहीं ले रखा है, इसलिए संचालकों को यह बताना है कि उन्होंने कितनी ज़मीन पर आईटीआई बना रखा है। इसके लिए उन्हें खाता, मौजा, खसरा व प्लॉट की भी जानकारी देनी है। आईटीआई के प्राचार्य सहित कितने कर्मी हैं, कौन कौन ट्रेड की पढ़ाई हो रही है और उससे संबंधित उपकरण है या नहीं, यह भी जानकारी देनी होगी। संचालकों को स्थापना से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी। भवन के अलावा प्रशिक्षण से संबंधित भी पूरी जानकारी देनी होगी। पहले और दूसरे साल में कितनों को प्रशिक्षण दिया है, जांच परीक्षण कब हुई, पावर बैकअप, लाइट की व्यवस्था के बारे में भी बताना होगा। इन्हीं जानकारियों के आधार पर दिसंबर-जनवरी में आईटीआई का निरीक्षण होना है। इतने पैमाना आप लोगों ने देख लिया। शपथ ग्रहण हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्रियों की कमान संभाली है। यहाँ पॉइंट ये बनता है और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हिमाचल प्रदेश में
कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ। और हम लोगों ने चर्चा भी किया वहाँ के राज्यपाल के बारे में। यहाँ है भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ध्यान दीजिए, देखिए हम लोगों ने बार बार चर्चा करते रहेंगे। आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और ये कौन सा विधानसभा चुनाव था? और 15वें मुख्यमंत्री के तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना शपथ ग्रहण लिया। चलिए जवाब बिल्कुल देंगे। चुनाव हुआ है, रिजल्ट हमने देखा था कुछ क्लास में। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण को 42,000 कर्मी होंगे प्रशिक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी। पहले चरण में 37 जिलों में 18 दिसंबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर, हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी। जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। इसमें शामिल किए गए प्रत्येक परिवार की एक अनूठा कोड होगा। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन को आसान बनाना है। फैमिली आईडी आवंटित करने के प्रस्तावित कदम का भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन अन्य दलों ने निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सियासी जिले के कटरा में ई गवर्नेंस पर हालिया राष्ट्रीय सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजिटल जम्मू कश्मीर दृष्टि पत्र जारी किया है। चलिए आगा, आतंक को अच्छे बुरे में बांटने का दौर खत्म। चलिए, भारत ने बिल्कुल सही है। अब कौन सा आतंकवाद अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। नुकसान तो नुकसान है, जान मान की क्षति होती है, जान जाती है, तो इसमें अच्छा बुरा के तराजू में तोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुंगेर में 40 पिस्टल के साथ तस्करी गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ है नेक्स्ट? दाखिल खारिज की नई समय सीमा तय की जाएगी। लंबित रखना गुनाह। महीनों राजस्व एवं भूमि से संबंधित मामले रहते हैं लंबित, कोई उत्तरदायित्व तय नहीं। दाखिल खारिज की नई समय सीमा तय की जाएगी। लंबित रखना गुनाह। किसी प्रकार की कोताही सरकार स्वीकार नहीं करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि दाखिल खारिज समेत अन्य कार्यों को हर हाल में तय समय के अंदर निष्पादित करना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही सरकार स्वीकार नहीं करेगी। यदि जानबूझकर गड़बड़ी की गई या फिर आम लोगों को परेशान किया गया तो निश्चित रूप से आधिकारिक कर्मियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मियों को सम्मानित करने की भी बात कही। राज्य सरकार ने नए सिरे से अवधि तय करने पर कर रही विचार। नामंजूर करने के बाद फिर उसी आधार पर मंजूरी भी नहीं दे सकेंगे। 35 दिनों में अविवादित मामले निष्पादित करने का आदेश। मौसम, कल से तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंडक। दाखिल खारिज, राजस्व, भूमि सुधार संबंधित अन्य कार्यों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। अब इनके लिए न केवल नए सिरे से समय सीमा तय होगी बल्कि उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को इस अवधि में आवेदनों को निपटाना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो अभी तक लागू नहीं हो रहा था। दाखिल खारिज यदि नहीं हो रहा है तो आप पार्टी को नोटिस भेजिए, नोटिस पे नोटिस भेजिए। एक नोटिफाई तो करना ही ज़रूरी है कि आप अपना दाखिल खारिज करा लीजिए। दाखिल खारिज जिनका नहीं हुआ है आके दाखिल कराए, फिर खारिज कराए। फिर रसीद कटाने के लिए भी आप नोटिफाई करते रहिए। 6 महीना का रखिए समय, 8 महीने का रखिए, साल भर का रखिए। नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब तो सतर्क होगा आदमी ना, वरना केस तो बढ़ते जाएंगे। कल से तापमान में आएगी गिरावट आएगी। नीतीश कुमार ने देश में
देश चलाने की दृष्टि और क्षमता भी। ललन कहा 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, केंद्र ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प जताया। कहा कि 303 बहुत नहीं है, हर राज्य में अब भाजपा घटेगी ही ना, 2-4 सीट भी राज्यों में घटी तो भाजपा को पटकनी दे देंगे। सन 1974-75 से भी बदतर स्थिति है। इन्हें 2 करोड़ प्रति साल के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार का हिसाब देना चाहिए। जो देश चला रहे हैं उनकी कोई दृष्टि नहीं है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जदयू को हराने की साजिश रची। सीएम भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जदयू को हराने की साजिश रची, ये सीएम जी का कहना। सहयोगी पार्टी को तोड़ने से गंदा कोई काम नहीं, शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि शराबबंदी हर हाल में लागू रहेगी। कहा कि महिलाओं की मांग पर यह लागू हुई है और इसके फायदे हुए हैं। कुछ लोग खिलाफ हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे? बापू को भूल गए क्या? उन्हें भूल जाओगे तो देश को बर्बाद ही न करोगे। ये क्वेश्चन मार्क है। किसी से गलतफहमी न हो, पार्टी और नेता मेरे माँ बाप। अखिलेश जैविक उर्वरक से बच सकती है मिट्टी की सेहत। देखिए 6 उर्वरा शक्ति घटने की वजह से उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता भी हो रही प्रभावित। बिहार की बेदम होती मिट्टी की सेहत बनाए रखने या खराब हो चुकी सेहत का उपचार करने के लिए हरित और जैविक उर्वरक का प्रयोग बेहद कारगर उपाय है। इसके अलावा मृदा को पोषक युक्त बनाने के लिए खेतों में दोनों के साथ 25% जैविक कार्बन का उपयोग भी करना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में रासायनिक खाद देने की जरूरत पड़ती है तो पहले मिट्टी की जांच करवा कर यह देख लें कि कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, फिर उपर्युक्त मात्रा में इन्हें मिट्टी में डालें। विशेषज्ञ बताते हैं कि मिट्टी की सेहत को बरकरार रखने के लिए कई स्तर पर सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पराली को खेतों में जलाने से भी पोषक तत्वों से भरपूर मृदा की ऊपरी परत खराब हो जाती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से खेतों में पराली को जलाने की बजाय इन्हें खेतों में ही जोतकर नष्ट होने के लिए छोड़ दें। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और मिट्टी सेहतमंद हो जाएंगी। फसल अवशेष मृदा की पोषकता बढ़ाने के लिए सबसे सस्ते विकल्प माने जाते हैं। कृषि विभाग के स्तर पर पराली नहीं जलाने को लेकर किसानों के बीच जागरूकता और सतर्कता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। फसलों की पोषकता भी होती है प्रभावित। मृदा में पोषक तत्वों की कमी का सीधा असर फसल, सब्जी और फल की पोषकता पर पड़ता है। इससे इनके पोषक तत्व भी कम होने लगते हैं। इन्हीं कारणों से इन दिनों फोर्टिफाइड अनाज का ट्रेंड सामने आया। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम दास ने बताया कि मिट्टी की सेहत ठीक रहने से फसलों की पोषकता भी बनी रहेगी। हरित जैविक उर्वरा के साथ जैविक कार्बन को मिट्टी में प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। अनाजों के साथ ही दलहन के अवशेषों को भी खेतों में जोत देना मिट्टी को काफ़ी लाभ मिलता है। इससे 45% कार्बन, 1% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस, 1.4 से 1.5% पोटास की आपूर्ति हो जाती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जला देने से करीब 1 हेक्टेयर में 80 किलो नाइट्रोजन, 55 किलो फास्फोरस, 220 किलो पोटास मिट्टी से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खेत में कभी भी आग ना लगाएं। देख लिया आपने, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, आगाह कर रहे हैं। खेत में अवशेषों की जुताई कर दें, इससे खेत को फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा।
फर्टिलाइजर कम मात्रा में यूज़ करें। अल्टरनेट उर्वरक के लिए अल्टरनेट उपाय जो है कारगर, बहुत कारगर होता है। महंगाई गई या अभी और आएगी? ज़्यादातर जानकार यही मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था। एडिटोरियल हिंदुस्तान का संपादकीय आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। ज़्यादातर जानकार यही मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ज़बरदस्त मजबूती दिख रही है और मुश्किलों से बचने में कामयाब रहेगी, लेकिन हमें तब भी सचेत रहना होगा। बहुत हुई महंगाई की मार, आप कुछ कहें। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कह दिया है कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है। मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि क्यों रिजर्व बैंक को अब महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत दिखती है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल से लेकर दूसरी तमाम कमोडिटी या ज़रूरी चीज़ों के दामों में लगातार नरमी आ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम दिख रही है। हालांकि उन्होंने यह भी चेताया कि हथियार रखकर चैन से बैठने का वक्त फिलहाल नहीं आया है। अभी काफ़ी समय तक महंगाई का आंकड़ा 4% या उसके नीचे गिरने का आसार नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार 4% महंगाई का आंकड़ा की बात है। रिजर्व बैंक के अनुसार खुदरा महंगाई का आंकड़ा इस तिमाही अक्टूबर टू दिसंबर 6.6% खुदरा महंगाई की बात हो रही। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की 6.6% और अगली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक 5.9% रहने का अनुमान है। सितंबर में मौद्रिक नीति के समय में बैंक ने इन दोनों तिमाहियों के लिए महंगाई 6.4% व 5.8% रहने का अनुमान जताया था। इसी के साथ बैंक का यह भी कहना है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई का औसत 6.7% रहेगा, जबकि 4% का लक्ष्य तो दूर, यह 2 से 6 के बीच यानी बर्दाश्त की हद में पहुंचता भी नहीं दिख रहा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग या महंगाई पर नज़र रखने की व्यवस्था में रिजर्व बैंक का लक्ष्य है कि वह महंगाई को 4% पर बनाए रखने की कोशिश करे। इसके ऊपर नीचे 2% तक का हेरफेर बर्दाश्त के काबिल माना जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक के सब्र का सीमा 2% से 6% के बीच मानी जाती है। असल में यह रिजर्व बैंक का मुख्य काम है कि महंगाई काबू में रखें। गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने ही एक आयोजन में कहा था कि मौद्रिक नीति के बाद फिर दोहराया कि रिजर्व बैंक अर्जुन की तरह महंगाई पर नज़र टिकाए हुए है। बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में महंगाई 5% और 5.4% तक पहुंच जाएगी। हालांकि नवंबर की महंगाई का आंकड़ा आज शाम तक ही आएगा, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अर्थशास्त्रियों के बीच जो सर्वेक्षण आया है उसमें ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि इस महीने महंगाई का आंकड़ा 9 महीने में सबसे नीचे स्तर पर दिखेगा। उनके हिसाब से खासकर खाने पीने की चीज़ों के भाव नरम पड़ने के कारण महंगाई का आंकड़ा 6.4% पर आ जाएगा। अगर यह अनुमान सही निकला तो इसका मतलब यह हुआ कि महंगाई ठीक वहीं पहुंच जाएगी जहां वह यूक्रेन पर रूस के हमले के ठीक पहले थी, यानी फरवरी में। यहाँ तक याद रखना चाहिए कि यूक्रेन पर रूस के इस हमले के साथ ही दुनिया भर के बाज़ारों में खाने पीने की सामग्री के भाव में अचानक आग सी लग गई थी। सही बात है, बिल्कुल। भारत के लिए यह खासकर चिंताजनक स्थिति रही क्योंकि यहाँ महंगाई के आंकड़ों में 40% से ज़्यादा हिस्सेदारी सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की है। पॉइंट याद रखिए इनको। जाहिर है इनके दाम में नरमी की
खबर बड़ी राहत साबित हुई। शक्तिकांत दास भी कह रहे हैं कि अभी आराम से बैठने का वक्त नहीं है, लगातार चौकन्ना रहना होगा और विशेषज्ञों का भी मानना है कि महंगाई के मोर्चे पर अभी खतरा टला नहीं है। शायद यही वजह है कि महंगाई का सबसे खराब दौर पार होने की खबर देने के साथ रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.35% की बढ़ोतरी भी कर डाली है। यह बात सच है कि खाने पीने की महंगाई कम होती दिखी है, लेकिन अनाज के दाम अब भी बेकाबू। खाद्यान्न की महंगाई का आंकड़ा सितंबर में 11.5% था तो अक्टूबर में 12% के पार पहुंच गया था। खासकर चावल और गेहूं के दाम तो साल भर में क्रमशः 10 और 17% तक बढ़ चुके हैं। इस महंगाई को समझना आसान भी नहीं है, खासकर ऐसे वक्त में जब 80 करोड़ लोगों को लगभग 1.5 साल से सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है। इस गणित में उलझने के बजाय यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर यह दाम काबू में नहीं आए तो फिर खेल खराब हो सकता है। दूसरी ओर ज़्यादा गंभीर समस्याएं महंगाई के आंकड़ों में है। खाद और ईंधन या कच्चे तेल की महंगाई में राहत की खबरें हैं, पर चिंता की बात यह है कि इन दोनों चीज़ों को हटाकर जो महंगाई का आंकड़ा बनता है उसे असल महंगाई कहा जाता है। असल महंगाई का लगभग 6% के आसपास इतने लंबे समय तक बने रहना परेशानी का सबब बन सकता है। राइटर्स ने जिन अर्थशास्त्रियों से बात की उनका भी कहना है कि महंगाई में कमी आने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि महंगाई नीचे ही बनी रहेगी। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के सारे आंकलन इस बात पर टिके हैं कि मौसम सामान्य रहेगा। कहीं थोड़ी सी गड़बड़ भी अरमानों पर पानी फेर सकता है। अमेरिका में महंगाई कम जरूर हुई है, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में यह अब भी खतरनाक स्तर पर है और बढ़ती ही जा रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि महंगाई का रौद्र रूप सामने आना बाकी है। हालांकि यह चेतावनी भारत के लिए नहीं है। ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ज़बरदस्त मजबूती दिख रही है और इन मुश्किलों से बचने में कामयाब रहेगी। लेकिन यदि बाकी दुनिया में महंगाई का नया दौर शुरू हो गया तो फिर कच्चे तेल और कमोडिटी का रुख भी बदल सकता है। हालांकि वह तो अगर मगर का खिस्सा है, पर इसके बिना भी न रिजर्व बैंक यह दावा कर रहा है और न विशेषज्ञ मान रहे हैं कि महंगाई आने वाले समय में 4% के आसपास भी पहुंचने वाली है। ऐसे में इस बात का शुक्र मनाया जा सकता है कि महंगाई का रफ्तार कम पर रही है या आगे और नहीं बढ़ रही है, मगर यह मुसीबत पूरी तरह टल जाए इसके लिए रिजर्व बैंक को न सिर्फ मुस्तैद रहना होगा बल्कि सरकार को भी यह इंतजाम करना होगा कि आर्थिक तरक्की की राह आसान करने का काम वह खुद करे और उसके लिए रिजर्व बैंक से फिलहाल किसी तरह की ढील की उम्मीद ना रखें। स्पोर्ट्स चैंपियन फ्रांस ने थामा इंग्लैंड का सफर। चौथे नंबर की टीम फ्रांस 2-1 से जीत के साथ शान से सेमीफाइनल में पहुंची। अब बुधवार को मोरक्को से होगी टक्कर। लगातार 4 बार शीर्ष 4 में अकेले जर्मनी लगातार 4 बार शीर्ष 4 में रहने वाली दुनिया की एकमात्र टीम है। टीम 2002 से लेकर 2014 तक हर बार सेमीफाइनल में पहुंची और एक बार चैंपियन तथा एक बार उपविजेता रही। टीम 2002 में फाइनल में ब्राज़ील से हारी तो 2014 में अर्जेंटीना को हरा चौथी बार चैंपियन बनी थी। 2014 में अर्जेंटीना को ही हराया था और खिताब
अपने नाम किया था। जर्मनी की टीम 2006 से 2010 में उपविजेता रही थी। 2006 और 2010 में भी उपविजेता रही थी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के 22 संस्करण में ब्राजील 22 संस्करण में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इकलौता उसके बाद जर्मनी है जो 20 बार पार्टिसिपेट किया है। तो जाहिर सी बात है आंकड़ा उनका बहुत अच्छा है। कप्तान, क्योंकि पार्टिसिपेट क्वालिफाई करना पड़ता है, आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है ना क्वालिफिकेशन होती है। अब मैच जो लीग मैच है जीत के आपको क्वालिफाई करना होता है। इंग्लैंड फ्रांस की हालत देख लीजिए। मोरक्को से टक्कर होगी अब बुधवार को। कप्तान हैरी के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे। पेनाल्टी चूकने के बाद हैरी केन को गले लगाकर सांत्वना देते कोच गैरेथ। एम्बापे ने मनाया पेनाल्टी चूकने का जश्न। डिस्चैम्प्स होंगे पौजों के क्लब में शामिल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज का सफाया किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाजी की तिकड़ी मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर 3-3 विकेट के दम पर वेस्ट इंडीज पर दूसरे टेस्ट में शनिवार को 419 रन की बड़ी जीत दर्ज कर विंडीज टीम जीत दर्ज की। ठीक है, इसके साथ ही 2-0 से आगे मैच जीत लिए है, कंप्लीट सफाया हो गया। दूसरा टेस्ट शकील और इमाम ने पाक को संभाला। ईशान के दोहरे शतक ने अधर में डाला शिखर धवन का भविष्य। 2019-20 कप से पहले शिखर का स्ट्राइक रेट 100 से अधिक था। 2022 में यह 75 का है। शिखर धवन का 29 दिन में 3 जनवरी से 1 फरवरी सीमित ओवरों में 12 मैच खेलेगा भारत। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 6-6 मैच। 156 रन ईशान ने बाउंड्री से बनाए। वनडे में रोहित 186 और मार्टिन गुप्टिल 162 ने सबसे ज़्यादा रन चौकों छक्कों से बनाए हैं। उसके बाद तीसरा ईशान किशन है। चलिए, गुजरात में दागी विधायक घटे, करोड़पतियों की संख्या बढ़ी। गुजरात विधानसभा में दागी विधायकों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले कम हो गई है। आप देख सकते हैं 2017 के चुनाव में जीते 26% विधायक दागी थे, जबकि इस बार 22% विधायक दागी हैं। इस बार जीते कुल 182 विधायकों में से 40 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने गुजरात के सभी 182 विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट जारी किया। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू ने शपथ ली। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने। इनको याद रख लीजिए, मुकेश अग्निहोत्री को। शिमला के रिज मैदान में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह में CM सुक्खू की मां संसारो देवी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। मंच पर बुलाए, पारंपरिक परिधान में पहुंचे। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। उप मुख्यमंत्री मां से मिलकर भावुक हुए। भारत ब्रिटेन के बीच ATF वार्ता का 6ठा दौर आज से। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते ATF के लिए 6ठे दौर का वार्ता सोमवार से शुरू होगी। इसका उद्देश्य वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करना है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि UK में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण संक्षिप्त अंतराल के बाद यह वार्ता हो रही है। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी। 6ठे दौर की वार्ता 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। युवाओं को मिल सकता तरजीह। G20 से जुड़े बैंकों की बैठक बेंगलुरु में। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से
15 दिसंबर के बीच बेंगलुरु में होगी। इसे वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। पॉइंट: चक्रवात मैंडूस के कारण तमिलनाडु तट के पार करने के बाद मछुआरे फाइबर नौकाओं के साथ समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चक्रवात मैंडूस के बाद समुद्र की ओर लौटे मछुआरे। कर्नाटक के मंदिरों में सलाम नहीं संध्या आरती होगी। कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती को अब संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। 6 महीने पुराने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें टीपू सुल्तान के समय काल से ही चला रहा। अच्छा, उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इनमें टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय से फारसी नाम से पुकारे जाने वाले इस परंपरा का नाम बदलकर संस्कृत में रखने की मंजूरी दी गई है। देखिए, टीपू सुल्तान ने किया था आरती का नामकरण। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू ने मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान आरती का नामकरण किया था। टीपू सुल्तान चाहता था कि मंदिर के पुजारी सलाम आरती करें। इसी के बाद कोल्लूर के मंदिर में ये रिवाज शुरू हुई। मेलकोट मंदिर हैदर अली और बेटे टीपू के शासनकाल से हर दिन 7 बजे सलाम आरती मशाल सलामी आयोजित कर रहा था। मुजरई मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि इन फारसी नामों को बदलने की मांग काफ़ी पुरानी है। इसे मंगला आरती नमस्कार या आरली नमस्कार जैसे पारंपरिक संस्कृत नाम देने की मांग की गई थी। इतिहास को देखें तो हम वही वापस लाए हैं जो पहले चलन में था। मुरजई मंत्री शशिकला जोली का ये कहना था। जोले का ये बिजनेस में देखिए, खरीदने में पेंच फंस गया। खुदरा महंगाई के आंकड़े तय करेंगे बाजार की दिशा। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ने के आसार हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने चांद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। SpaceX फाल्कन 9 की रविवार को जापानी कंपनी iSpace के हाकोतो RM-1 लैंडर को चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित करने में सफलता हासिल की। यह जापान व एक निजी कंपनी का पहला मून मिशन है। इस पर UAE का रोवर भी सवार है। लैंडर को चांद तक जाने में 5 माह लगेंगे। 3 देश ही हुए हैं सफल। SpaceX की ओर से ट्वीट पर साझा की गई वीडियो में लैंडर रवाना होता दिख रहा है। अभी केवल रूस, अमेरिका और चीन के लैंडर ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। सबसे पहले साल 1966 में पूर्व सोवियत संघ का लूना 9 लैंडर चंद्रमा पर सुरक्षित उतरा था। सोवियत संघ का लूना 9 लैंडर, याद रखिए, वजन 10 किलोग्राम है। अंतरिक्ष यान के पेलोड में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित 10 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। खाड़ी देश अंतरिक्ष की दौड़ में नया है, मगर रशीद नाम का यह रोवर, रशीद याद रख लीजिए, रोवर का क्या नाम है, रशीद नाम का यह रोवर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो यह अरब दुनिया का पहला मून मिशन होगा। अमेरिका के केप केनावेरल में SpaceX फाल्कन 9 में भेजा गया जापान तथा UAE का लैंडर और रोवर। ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन की सेवा इसे मिलेगी। वैज्ञानिकों ने बाल से भी पतला सोलर सेल बनाया। चलिए नेक्स्ट,
विपक्ष एकजुट हो, भागीदारी देखिए एज यूजुअल वही। शॉर्टकट्स का सहारा लेने वाले को बेनकाब करें। जजों की नियुक्ति पर सरकार व कॉलेजियम को दिखाया आईना। सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री सुक्खू गोली मारे। आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनी महंगाई। धर्मकीर्ति जोशी, मौद्रिक सख्ती के कारण आर्थिक वृद्धि पर कुछ दबाव दिखना स्वाभाविक है। इससे कर्ज की मांग, उपभोग और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका। देखा आपने, एम्स साइबर हमले से मिला सबक। ये भी बहुत जरूरी कंटेंट है। डॉक्टर शशांक द्विवेदी। बढ़ती साख, वैश्विक धारणाओं में बदलाव का असर। विश्व के कल्याण का मार्ग होगा प्रशस्त। जागरण, अर्थ जागरण। कार्बन कैप्चर के लिए मिलेगा सब्सिडी। स्पोर्ट्स, केन की चूक हुई पेनल्टी में, हम लोगों ने देखा। क्रिकेट, वेस्ट इंडीज की सफाया हो गई। कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का ऐलान। 1911 में आज ही ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता, अब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 12 दिसंबर 1911। याद रख लीजिए, बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन से डरकर अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया था। 1931 में दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बन गई। लियोनार्डो डा विंची के हस्तलिपि कोडेक्स लेस्टर नीलाम हुई थी। 1980 में आज ही लियोनार्डो डा विंची द्वारा वर्ष 1506 में लिखी हस्तलिपि कोडेक्स लेस्टर को $40.5 लाख में नीलाम किया गया था। $40.5 लाख में नीलाम किया गया था। इसे आर्म्ड हैमर ने खरीदा था। उस समय किसी हस्तलिपि के लिए मिलने वाली यह सबसे ऊंची कीमत थी। आईसीसी स्पर्धाओं के महाराज रहे धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह। सिक्सर किंग युवराज सिंह का जन्म 1981 में आज के ही दिन चंडीगढ़ में हुआ था। 1999 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान पंजाब की तरफ से खेलते हुए 358 रन बनाकर चर्चा में आ गई। 2000 में अंडर 19 विश्व कप में खेलने का मौका मिला। भारत ने विश्व कप अपने नाम कर लिया। 2007 में T20 विश्व कप में इंग्लैंड के विरुद्ध 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। वर्ष 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। युवराज ने 2016 IPL में सनराइजर हैदराबाद की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चलिए, दैनिक भास्कर का क्या रिपोर्ट है। बोले नीतीश, विपक्ष के लोग मेरी बात माने तो भाजपा का हारना तय। 2013-16 से 2014-17 तक के रिजल्ट के आधार पर अनुदान 175 से अधिक संबद्ध डिग्री कॉलेजों का अनुदान राशि 1 माह में मिल जाएगी। चलिए, लक्ष्य
फ्रेंड्स बिल्कुल पॉज करके इसे आराम से स्टडी करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेज है, इसमें कितनी सारी वैकेंसीज है, इससे बिल्कुल इतने एक्सप्लेन करना समय नहीं है उतना, इसलिए पॉज करके अवश्य इसको स्टडी करें और देखिए कहाँ संभावनाएं बनती है। यह वर्ल्ड कप मोरक्को का, देखिए वर्ल्ड विश्व कप के इतिहास में किसी अफ्रीकी टीम ने सबसे ज़्यादा बार गोल किए हैं, वह नाइजीरिया। वर्ल्ड विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र एशियाई टीम कौन सी है? दक्षिण कोरिया। इंग्लैंड के लिए एक समय वर्ल्ड कप गोल किसने किया था? एक समय मार्कस रेशफोर्ड। पिछले 22वें दिन का सही जवाब है AAB। एज यूजुअल NBA डिफेंडिंग चैंपियन वॉरियर्स ने सेल्टिक्स को हरा दिया है। देखिए अमेरिकन बास्केटबॉल लीग NBA में डिफेंडिंग चैंपियन गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने 16 अंक से जीत हासिल करा है। देख लीजिए पाक और ईरान लगा रहा आरंगा। रेगिस्तान में स्काउट गाइड के लिए गांव बन रहा है। 4 से 10 जनवरी 2023 तक होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए जोधपुर पाली सीमा पर 9 किलोमीटर में अस्थायी गांव बसाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स एज यूजुअल पठन पाठन को बढ़ावा देना जरूरी है। दैनिक भास्कर, प्रभात खबर का अंक है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स में नथिंग एक्सक्लूसिव। सेशन के अंत में फ्रेंड्स करवाट जगत एज यूजुअल, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।